इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, सोशल हायरार्की और स्टेट फॉर्मेशन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इवोल्यूशन को समझने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में से पहले क्या आया? क्या पहले सोशल हायरार्की हुई, जैसे वर्ण आश्रम धर्म में, जिसके कारण कुछ लोग पेजेंट बने, कुछ लोग ट्रेडर्स बने, कुछ लोग रूलर्स बने, जिससे स्टेट फॉर्मेशन हुआ? या फिर यह पूछा जाता है कि क्या इकोनॉमी पहले आई, कि जैसे पैस्टोरलिस्ट थे तो पैस्टोरलिस्ट में सोसाइटी जो थी वो इगैलिटेरियन थी, लेकिन एग्रीकल्चर जब फॉर्म हुआ तो आपस में काम बट गया, जिसके कारण सोशल हायरार्की डेवलप हुई, और इस इकोनॉमी के आधार पर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर्म हुई, जिसके कारण स्टेट की जरूरत पड़ी। या फिर स्टेट जो था वो पहले से था, पहले से ही चीफडम था, और स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस के कारण ही सोसाइटी का एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार हुआ हायरार्किकल, जिसने एनेबल किया इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो डिफरेंट थ्योरीज पुट फोर्थ की जाती है। कुछ लोग सोसाइटी की हायरार्की को एम्फसाइज करते हैं, कुछ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी को एम्फसाइज करते हैं, और कुछ लोग रूल ऑफ स्टेट को एम्फसाइज करते हैं। यह सवाल तब भी था, आज भी है। जवाब तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। बदलाव लाने के लिए क्या जरूरी है? क्या लॉज इंट्रोड्यूस करने जरूरी है फ्रॉम स्टेट पर्सपेक्टिव? क्या समाज सुधारना जरूरी है फ्रॉम सोशल एस्पेक्ट? या फिर इकोनॉमी मोड ऑफ प्रोडक्शन सुधारना जरूरी है? टेक्नोलॉजी का महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट को समझने के लिए हम सेकंड अर्बनाइजेशन को समझते हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में अर्ली वैदिक टाइम से लेटर वैदिक टाइम की तरफ ट्रांजिशन हो चुका है। इकोनॉमिकली हम एक पैस्टोरलिस्ट प्रोडक्शन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं। अभी देखिए, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे डिस्टिंक्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। 900 बीसी में हमें फर्स्ट टाइम आयरन प्लाउ शेयर मिलता है। तो अगर मैं मिट्टी की बात करता हूं तो राइस जो है, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का कारण था, उसे एल्यूवियल सॉइल में अगर प्रोड्यूस करना है तो उसकी सिंचाई जो है वो बहुत गहरी करनी पड़ती है। हमें एक आयरन प्लाव की जरूरत है। वुडन प्लाव से ये संभव नहीं है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वीट कल्टीवेशन हुआ था, क्रॉप कल्टीवेशन हुआ था, वो इस आधार पे हुआ था कि एनुअली जो बाढ़ मिट्टी लेकर आती थी, वो मिट्टी जमीन के ऊपरी तहत पर सेटल हो जाती थी। वो बहुत सिंपल होती थी मिट्टी। तो वुडन एक हो और सिक्कल यूज होते थे, जिनसे मिट्टी के गट्ठों को तोड़ा जाता था और इनके अंदर जो बुआई की जाती थी। लेकिन अगर मैं एल्यूवियल सॉइल की बात करता हूं, जो कि गेंजेटिक एरिया का रीजन है, वहां पर अगर चावल को उगोना, राइस कल्टीवेशन करना है तो डीप प्लाउइंग करना बहुत आवश्यक है। डीप प्लाउइंग की अगर हम बात करते हैं, जब हम उसको बहुत डीप रूट तक लेकर जाते हैं, उस समय हमें आयरन प्लाउ शेयर की जरूरत पड़ती, क्योंकि वुडन तो टूट जाएगा। और आयरन प्लाउ शेयर की बात करें तो उसमें मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर के मुकाबले आयरन का स्मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाते थे, जैसे प्लाउ। कुछ लोग जो है कारपेंट्री का वर्क करते थे, कुछ लोग जो है टेक्सटाइल का काम करते थे, कुछ लोग स्टोन का काम करते थे, कुछ लोग मैन्युअल लेबर का काम करते थे। मैन्युअल लेबर में भी बहुत सारे काम थे। बोने का काम था, हार्वेस्टिंग का काम था, थ्रेशिंग का काम था। और कुछ लोग जो है इस पूरे प्रोड्यूस का सरप्लस अपने साथ इकट्ठा रखते थे और बाद में इस सरप्लस को जो है एक्सचेंज किया जाता था नगरों में, निगम में। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर की ओर बढ़ते हैं, उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन का, क्राफ्ट्समैनशिप का। और सोशली अगर हम देखें तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी हायरार्किकल बन जाती है। हायरार्किकल क्यों बनती है? क्योंकि हम देखते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जब बदलता है तो आपस में ग्रुप्स जो है उनके बीच में काम बट जाता है, तो सोशल हायरार्की डेवलप होती है। और कल्चरली जो है
इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट भी आता है। अभी देखिए, अगर मैं बात करता हूं पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी की, पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी में पूरा कल्चर गऊ के आसपास होता था। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात कर देते हैं, उसमें पूरा कल्चर जमीन के आसपास होता है। तो जैसा कि व्यक्ति देखता है, वो सेटल होने लगा है, जन से जनपद बन गया है, और वो हर साल देखता है कि फसल की बुआई होती है, कटाई होती है, उसके बाद फिर से फसल उगती है। तो इससे रीबर्थ का एक कंसेप्ट आता है, इससे पुनर्जन्म का कंसेप्ट आता है, इससे आत्मन का कंसेप्ट आता है। तो इससे कल्चरली इवोल्यूशन हुआ। और वहीं अगर हम स्टेट पॉलिटिकल की बात करते हैं, तो जहां पर ट्राइबल्स थे, इगैलिटेरियन थे, इलेक्टेड थे, वहां से हम मूव करते हैं हेरिडिटरी किंगशिप की ओर। हेरिडिटरी का मतलब है अब प्राइवेट प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाती है। कुछ ग्रुप्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम करने लगेंगे, गृहपति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम करने लगेंगे, किंग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम करने लगेंगे। तो हम देखते हैं कि बाय लेटर वैदिक टाइम पीरियड प्राइवेट प्रॉपर्टी, जनपद, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, सोशल हायरार्की, ये डेवलप होना शुरू हो चुके थे। और जब हम सेकेंड अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सभी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन के वक्त हम देखते हैं कि इन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस ने कल्चरल चेंजेस ट्रिगर किए, जिसे हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स मूवमेंट। और इन्हीं के आधार पर हमने स्टडी किया जैनिज्म और बुद्धिज्म, दो इंपॉर्टेंट हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स भी इवॉल्व हुए। उन्हीं के एक टेक्स्ट अंगुतार निकाय के आधार पर हम देखते हैं कि जो पूरा इंडियन टेरिटरी का लैंडस्केप था, वो डेवलप हो जाता है 16 महाजनपद में। तो अगर मैं बात करता हूं, इंडिया में 16 महाजनपद इवॉल्व हो जाते हैं। ये 16 महाजनपद एक फुल्ली पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो दो टाइपोलॉजीज में डिवाइडेड है। ये 16 महाजनपद में से एक महाजनपद थे गणसंघ, और दूसरे थे राज्य। राज्य का मतलब है मोनार्की, और गणसंघ का मतलब है रिपब्लिक्स। तो अगर मैं बात करता हूं पूरे लैंडस्केप की, तो इसमें जो मल्ला है, विदेहा है, ये गणसंघ थे। अगर मैं कंबोज की भी बात करता हूं, कंबोज भी एक गणसंघ था। और बाकी सभी की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कुरु, पांचाल, शुरसेन, मत्स्य, अवंती, छेडी, वत्स, अस्माक, मगध, अंग, ये सब जो है मोनार्कीज थे, राज्य थे। अभी देखिए, इनका डिफरेंस हमेशा स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी कुछ कुछ मोनार्की राज्य गणसंघ भी बन जाते थे। जैसे मैं पांचाल की बात करूं, तो पांचाल पहले राज्य होता था, जो बाद में गणसंघ बन गया, या फिर बहुत सारे गणसंघ जो थे बाद में राज्य बन जाते थे। तो उस तरह हम देखते हैं कि पूरा जो इंडिया का लैंडस्केप है, वो महाजनपद में बट जाता है। और अगर मैं इंडिया के लैंडस्केप की बात करूं, तो ये 5 हिस्सों में बंटता है। ऊपर को कहा जाता है उत्तर पथ, उज्जैनी के नीचे इसको कहा जाता है दक्षिण पथ, ये जो पूरा एरिया है बीच का, जिसे हम अंग तक लेकर जाते हैं, इसे कहा जाता है मध्य देश। और ये वेस्टर्न जो रीजन है पूरा, इसे कहा जाता है प्रतीच्य। और ईस्टर्न जो पूरा रीजन है, इसे कहा जाता है प्राच्य। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मध्य देश सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम सबसे ज्यादा जो महाजनपद थे, वो मध्य देश में थे। गुप्ता टाइम पीरियड में प्राच्य में स्टेट फॉर्मेशन होता है, और पोस्ट गुप्ता एरिया टाइम पीरियड में प्रतीच्य में होगा, जब हम गुर्जर प्रतिहारास की बात करेंगे।
और दक्षिण पथ की अगर हम बात करें तो इसे हम सेपरेटली स्टडी करते हैं संगम एज के थ्रू। और नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे उत्तर पथ की, यहां पर दो महाजनपद होंगे, कंबोज और गांधार। तो अगर मैं बात करता हूं इन सभी 16 महाजनपद की, तो आपको याद रखना है कि इन 16 महाजनपद में से 13 महाजनपद जो थे वो मध्य देश में थे, 2 महाजनपद कंबोज और गांधार उत्तर पथ में थे, और अस्माक जो है वो दक्षिण पथ में थे। अगर मैं इन महाजनपद की बात करता हूं, ये आज की प्रेजेंट टेरिटरीज भी है। जैसे अगर मैं कुरु की बात करता हूं, ये पूरा एरिया है प्रेजेंट टाइम पीरियड या प्रेजेंट एरिया ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। सतलज नदी और यमुना नदी के बीच का जो एरिया है ये कुरुक्षेत्र था, कुरुओं की जगह थी। और अगर हम दोआब की बात करते हैं, पांचाल जो है वो दोआब का रीजन था और वो 2 हिस्सों में बंटता था, तो इसीलिए पांचाल की 2 कैपिटल थी, एक थी अहिछत्र, अहिछत्र ऊपर थी, और कंपिल्य जो थी दूसरी कैपिटल थी। कुरुक्षेत्र की कैपिटल इंद्रप्रस्थ होती थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं शूरसेन, शूरसेन जो है ये एरिया था आज का प्रेजेंट डे ब्रज का जो रीजन है मथुरा का, जहां से भगवान श्री कृष्ण बिलोंग करते थे, वो शूरसेन कहा जाता था। शौरसेनी एक ट्राइब होती थी, उसके नाम पर ये एरिया था, इसकी कैपिटल थी मथुरा। मत्स्य की अगर मैं बात करता हूं तो आज का जो जयपुर अलवर का जो रीजन है, जहां पे बैराट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बैराट कैपिटल होती थी मत्स्य देश की। और अवंती की अगर मैं बात करता हूं, अवंती है आज का मालवा एरिया। तो आज भी अगर हम जाते हैं तो मालवा और जयपुर अलवर का एरिया आपस में बहुत पास पास है, तो इसीलिए अवंती का जो एरिया था, यहां पर भी 2 सिटीज होती थी इंपॉर्टेंट, एक उज्जैनी और दूसरी होती थी महिष्मती। और इसके थोड़ा सा अगर हम ईस्ट जाते हैं तो बुंदेलखंड का जो आज का एरिया है, बुंदेलखंड एक बहुत ड्राई पैच है जो हम देखते हैं आज का भी प्रेजेंट है। झांसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां पर छेदी डायनेस्टी होती थी। जैसे हम छेदी में शिशुपाल की बात करते हैं, शिशुपाल वध जो भगवान श्री कृष्ण से की लाइफ से रिलेटेड था, वो छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और वत्स की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल होती थी कौशंबी। वत्स है आज का इलाहाबाद का जो एरिया है, उसे वत्स कहा जाता है। इलाहाबाद के ठीक ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी होती थी जिसे हम काशी कहते हैं। काशी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काशी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था, और काशी के लिए कौशल और मगध आपस में लड़ते रहते थे। तो काशी की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इवन रामायण में भगवान राम को कभी कभी कौशलाधीश कहा जाता है, कभी कभी काशी नरेश कहा जाता है। लेकिन अगर हम काशी की बात करें, ये बात आपको समझनी है कि कौशल और मगध ये जो है आपस में काशी के लिए लड़ते थे। कौशल जो एरिया है वो आज का अवध का एरिया है। तो आज अगर हम अवध की बात करते हैं, वो है महाजनपद का कौशल एरिया, और मगध की अगर हम बात करते हैं, ये पटना और गया का जो डिस्ट्रिक्ट है, गंगा नदी के नीचे का जो एरिया, दक्षिण का जो एरिया है, वो मगध का एरिया है। और अगर हम ईस्टर्न भागलपुर की तरफ चले जाते हैं बिहार के, वो हो जाता है अंग का एरिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विदेहा जो है, विदेहा मल्ला, मल्ला की अगर हम बात करें, मल्ल जो है ये गणसंघ थे। और वहीं पर अगर हम विदेहा की बात करें या फिर वैशाली की बात करें, वैशाली कैपिटल होती थी विदेहा की, या फिर लिच्छवीज जिनकी बात करें, हिमालय के जो नीचे का एरिया होता था वहां पर मोस्टली गणसंघ होते थे। तो लिच्छवी भी उनमें से गणसंघ थे। 8 कुल मतलब 8 कुल होते थे, उनमें लिच्छवीज जो है डिवाइडेड थे। तो अगर मैं मध्य देश की बात करता हूं, हम देखते हैं कि ये सभी जो महाजनपद थे, ये महाजनपद का मतलब क्या है कि ये एक कल्चरल एरिया था, जैसे आज भी है। यहां मालवा के लोग हैं, मालवा के लोगों की अपनी एक महाजनपद थी जिसे ये लोग अवंती कहते थे। तो छेदी, वत्स, मगध, अंग, विदेहा, जैसे बिहार की भी आज अगर हम बात करें तो अंग और मगध का एरिया जो है कल्चरली बहुत डिफरेंट है। जो नॉर्थ ऑफ बिहार के लोग हैं उनके बहुत कल्चरल परसेप्शंस है डिफरेंट साउथ ऑफ बिहार को लेके। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं, दोआब, अवध और इलाहाबाद, प्रयाग का जो एरिया है, इसमें कल्चरली बहुत डिफरेंसेस है।
तो ये सभी हमें देखने कब मिलते हैं? महाजनपद के टाइम पे। और अगर हम पूरे महाजनपद को कंसीडर करें तो अंगुतार निकाय कहता है कि 13 महाजनपद मध्य देश में थे, 2 महाजनपद उत्तर पथ में थे और 1 महाजनपद जो है वो दक्षिण पथ में था, जो कि अस्माक है। तो अगर मैं बात करता हूं उत्तर पथ के 2 महाजनपद की, इनमें से जो कंबोज है, कंबोज की राजधानी थी पुंछ। आज का पुंछ जो एरिया है, राजपुरा के पास का एरिया, ये उसकी राजधानी थी। कंबोज जो है गणसंघ था। और गांधार की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला आज के प्रेजेंट इस्लामाबाद के पास का एरिया है। कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के थे। तो अगर हम बात करें कंबोज और गांधार की, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद थे। लेकिन बाद में जो किंग दारेस है ईरान के, वे इस पूरे एरिया को अनेक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 16 महाजनपद थे, इनका एक अपना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। और इनमें से कुछ हमें फैक्ट्स भी याद रखने जरूरी हैं। कुछ जैसे अगर हम छेदी की बात करते हैं, छेदी मैंने आपको कहा बुंदेलखंड एरिया का है, तो जिसकी कैपिटल थी सुप्तिमती। तो आपको याद रखना है शिशुपाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे वहां के, और राइवल थे वासुदेव कृष्ण शिशुपाल के। बहुत पॉपुलर घटना है। वत्स की अगर हम बात करते हैं, वत्स जो है इलाहाबाद के पास का एरिया है, उसकी कैपिटल कौशंबी थी। और किंग जो है उदयन, वे वत्स से बिलोंग करते थे। भाष एक बहुत बड़े कवि हैं। हर्षा के टाइम पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा हुआ है, स्वप्न वस्वदत्त। तो उसमें वत्स के जो राजा थे उनके बारे में मेंशन है। कुरु की अगर हम बात करते हैं, इनका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। महाभारत हम जानते हैं, महाभारत जो है कुरु वंश की पूरी हिस्ट्री पर आधारित है। पांचाल की अगर हम बात करें तो आज का वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, जिसे पांचाल पहले का कहा जाता है, आपको बताया था कि 2 कैपिटल है, एक अहिछत्र और दूसरी है कंपिल्या। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में हम देखते हैं कि अंग जो है मॉडर्न मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। इसकी कैपिटल चंपा थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी है। काशी की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल थी वाराणसी। तो वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, इसका नाम 2 नदियों के आधार पर होता है, वरुण और असी। तो इसी के नाम पे वाराणसी नदी का नाम पड़ा हुआ है। काशी को बाद में कौशल ने कैप्चर किया था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है काशी को लेके। मगध के राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार और कौशल के बीच काशी को लेके हमेशा लड़ाई थी। तो बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की सिस्टर से शादी कर ली, जिससे काशी जो है वो मगध के पास चली गई। लेकिन जब अजात शत्रु बिंबिसार के बाद आए, तो प्रसन्नजीत ने काशी वापस ले ली। उसके बाद पुनः जो है प्रसन्नजीत ने अपनी बेटी का विवाह अजात शत्रु के साथ कर दिया और वापस काशी जो है मगध के पास चली गई। तो हम काशी की अगर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर था। कौशल की बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो आज का अवध का एरिया वो कौशल है। इसकी कैपिटल साकेत बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। साकेत माहित बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। श्रावस्ती यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी थी, और कुशवती, इसकी भी 2 कैपिटल्स थी। प्रसन्नजीत उसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। वज्जी की बात करें, वज्जी एक कन्फेडरेसी थी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, और इसके राजा थे चेतक। बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जियन कॉन्फेडरेसी जो है, इसको अजात शत्रु ने हराया था वत्सकार को भेजकर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बोला जाता है कि अजात शत्रु चाहता था कि वज्जी को कैसे हराए। अभी हमने देखा हुआ है कि जो सदर्न बिहार था, जैसे सदर्न बिहार की अगर हम बात करें, तो ये सदर्न बिहार का जो एरिया है, ये मगधन टेरिटरी थी, और नॉर्दर्न टेरिटरी जो थी ये वज्जी कॉन्फेडरेसी थी। तो अजात शत्रु चाहते थे कि ये वज्जियन कॉन्फेडरेसी हराई जाए, क्योंकि यहीं से जो है उत्तर पथ का रास्ता जाता था ट्रेड के लिए। कहानियां भी बहुत है उससे रिलेटेड। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अजात शत्रु को समझ नहीं आ रहा था कि वज्जी पर हमला अटैक कैसे किया जाए, उन्हें हराया कैसे जाए। तो उसे पता लगा कि बुद्ध एक बार अपने सभी अनुयायियों के साथ पहाड़ी पर आए हुए हैं मगधन एरिया में। तो उन्होंने वत्सकार को भेजा। वत्सकार ने जाकर
गौतम बुद्ध से चर्चा की कि वज्जी जो है उसे हराया जा सकता है या नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जी कन्फेडरेसी आपस में असेंबली करते रहेंगे, अपने पूरे ट्रेडिशंस को ध्यान में रखेंगे, जब तक उनमें उनके सभी क्लैन में 8 के 8 क्लैनों में एक मत रहेगा, उनमें कोई डिसेंशन नहीं होगा, तब तक उन्हें हराया नहीं जा सकता। वस्सकार इमीडिएटली उन्होंने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि वज्जियों के ऊपर हमला करने से पहले उनकी यूनिटी तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वस्सकार वहां से वज्जीज के टेरिटरी में गए और उन 8 कुलों के बीच में उन्होंने फूट डाल दी, और फूट डालने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी पर हमला किया और विजय प्राप्त की। तो अगर हम बात करते हैं वज्जीज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक महाजनपद है। इसके बाद हम मल्लाज की बात करें, यह भी गणसंघ था। कुशीनारा और पावा, कुशीनारा वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण या फिर उन्होंने जो है वो उनकी डेथ हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं मल्लाज की, वज्जीज की, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। और वहीं पर उन्हीं के आसपास में है मगध, एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है जो बाद में एक पूरा एम्पायर बनाएगा। पहले इसकी कैपिटल राजगृह थी, गिरिव्रज, जो बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर्यंका डायनेस्टी के टाइम पे बिंबिसार ने इसकी कैपिटल राजगृह रखी थी, और उनके डिसेंडेंट जो थे, उनके डिसेंडेंट थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन ने इसकी कैपिटल रखी पाटलिपुत्र। इसके बाद जब हम बाकी महाजनपद की बात करते हैं, जैसे मत्स्य, मत्स्य जो है मैंने आपको बताया कि एक प्रेजेंट डे गुजरात, जयपुर, अलवर का एरिया है। इसकी कैपिटल थी विराटनगर, बैराट, और इसके फाउंडर थे विराट। शूरसेन जो है मथुरा, आपको पता है अवंतीपुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग होते थे, ऐसा बोला भी जाता है। अवंतीपुत्र ऐसा भी शो कर सकते हैं कि शूरसेन और अवंती के बीच में किसी प्रकार का मैट्रिमोनियल रिलेशन रहा होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मौर्यन एम्पायर से पहले इन सभी महाजनपद के बीच में मैट्रिमोनियल टाइज और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स होते थे। अवंती की बात करें, सेंट्रल मालवा डिवाइडेड बाय विंध्यास, मैंने कहा महिष्मती और उज्जैन दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। गांधार की अगर हम बात करें, तक्षशिला मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग है। और कंबोज की बात करें, इसकी कैपिटल थी पुंछ। और अस्साक की बात करें, इसकी कैपिटल थी पोटली, आज की बोधन डिस्ट्रिक्ट में है, गोदावरी रीजन में। तो इन सभी महाजनपद की जब हम बात करते हैं, 16 के 16 महाजनपद की, इन सभी 16 महाजनपद के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट पैटर्न। तो सेटलमेंट पैटर्न की बात करें तो हम देखते हैं नगर फॉर्म होते हैं, दुर्ग फॉर्म होते हैं, या फिर पुर फॉर्म होते हैं। देखिए, अगर जैसे आज भी अगर हम देखते हैं तो किसी किसी शहर का नाम पुर होता है, कानपुर, नागपुर, या फिर नगर भी होता है, अहमदनगर, विजयनगर। तो इन दोनों में फर्क ये होता था कि पुर जो होता था ये एक तरह का सेटलमेंट होता था, लार्ज सेटलमेंट होता था, फोर्टिफिकेशंस होते थे। और अगर हम नगर की बात करते हैं, नगर जो है एक तरह से एक सिटी लाइफ होती थी, जैसे एक अर्बन लाइफ को नगर कहा जाता था। बहुत बड़ा जो अर्बन लाइफ होता था उसको महानगर कहा जाता था। लेकिन पुर जो है अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी होती थी, फोर्टिफिकेशंस होती थी, दुर्ग होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि निगम भी आता है, निगम, मार्केट प्लेस को निगम कहा जाता था। तो जैसे हम आज भी अगर हम किसी शहर के मार्केट में जाते हैं उसको नगर निगम कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट महाजनपद के समय बहुत जगह पर सेंटर्स आने लगे, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होने लगे। कुछ जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सचेंज थे, कुछ प्रोडक्शन सेंटर्स थे। तो इन सभी सेंटर्स के बीच में आपस में एक्सचेंज होता था। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर होता था काशी, आपको काशी याद रखना है। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था काशी, बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर था। काशी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते थे, आज भी है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर। और काशी से ही जो है ट्रेड रूट्स की बात होती है। तो जनरली हम देखते हैं कि काशी से
जो रूट उत्तर पथ की ओर जाता था उस रूट का ही नाम उत्तर पथ था। जैसे एक था रूट हिमालयन फुटहिल्स के थ्रू, तो यहाँ पे श्रावस्ती जो है हमने देखा ये बहुत बड़ा सेंटर था, कैपिटल था कौशल का, जिसके बाद में हस्तिनापुर, थुन और पुष्कलावती जो आज का पेशावर एरिया है, यहां से सेंट्रल एशिया की तरफ ट्रेड जाता था। तो आज भी अगर हम बात करें उत्तरापथ आज भी एग्जिस्ट करता है, तेरही एरिया से होते होते एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये। और काशी से एक रूट जाता था साउथ ईस्ट की तरफ, तो हम देखते हैं काशी से चंपा जो कि कैपिटल थी अंग की, वहां से चंद्रकेतुगढ़ जहां से ताम्रलिप्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होता था। ताम्रलिप्ति से कलिंग नगर की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट के पोर्ट टाउन्स होते थे। काशी से अगर हम साउथ में जाएं, राजगृह था, राजगृह जो मगध की कैपिटल होती थी, और ऊपर वैशाली था जो कि लिच्छवीस की कैपिटल थी। काशी से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो कौशंबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता था, इलाहाबाद आज का प्रेजेंट डे जो है। वहां से दो रूट जाते थे, एक जाता था उज्जैनी की और दूसरा रूट जो है जो सीधा प्रेजेंट डे भोपाल विदिशा से होते होते जो है नागपुर की तरफ जाता था। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट होता था। तो हम उज्जैनी की बात करें, उज्जैनी से पूरा जो पथ जाता था उसे हम कहते थे दक्षिण पथ। तो उज्जैनी से नीचे पैठन की ओर और भरुकच्छ की ओर, भरुकच्छ से कोस्टल ट्रेड होता था वेस्ट की तरफ, द्वारका से कोस्टल ट्रेड होता था वेस्ट की तरफ, सोपरा से कोस्टल ट्रेड होता था वेस्ट की तरफ, और पैठन की बात करें, पैठन से सीधा जो है रूट जाता था सुवर्णगिरी। इसका नाम सुवर्णगिरी इसलिए होता था क्योंकि यहां से मिनरल्स जो है, मैंने आपको बताया कि आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट हो चुका था, आयरन प्रोडक्ट्स, प्लाउ एंड ऑल। तो यहां से जो है प्लाउज जो है या फिर आयरन के जो भी माइंस थी, आयरन मिनरल्स थे, इन्हें एक्सचेंज किया जाता था एग्रीकल्चरल गुड्स और कमोडिटीज के लिए, और यहां से एग्रीकल्चरल गुड्स और कमोडिटीज दूसरी जगह पे एक्सचेंज की जाती थी। कौशंबी से एक रूट जाता था मथुरा की तरफ, मथुरा से वैराट, हमने देखा वैराट जो कैपिटल थी मत्स्य की, और मथुरा से एक रूट जाता था शिबीपुरा की ओर। शिबीपुरा की बात करें तो शिबी एक क्लैन होती थी पंजाब की, उनकी कैपिटल थी शिबीपुरा। तो हम देखते हैं कि प्री मौर्यन टाइम पीरियड में जो पूरा इंडियन लैंडस्केप था ये कैरेक्टराइज था बाय कल्चरल एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ बोथ कल्चरल एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गुड्स ऑल्सो, आइडियाज ऑल्सो। और इसी कल्चरल एक्सचेंज ने ट्रेड रूट्स डेवलप किए। अब ये ट्रेड रूट्स के बाद में और ज्यादा एक्सचेंज हुआ, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी हुई, और देखते ही देखते हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद थे इनका एम था और ज्यादा से ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर के अंदर लाई जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रूट्स अपने कंट्रोल में लाए जाए। तो इस ट्रेंड की ओर ये जो महाजनपद थे ये दूसरे महाजनपद को अनेक्स करने लगे, कॉन्कर करने लगे। तो पहले के जो होमोजीनियस महाजनपद होते थे अब वे दूसरी टेरिटरीज की ओर जाने लगे, और इससे एम्पायर बिल्डिंग शुरू हुई। तो जब हम 4th सेंचुरी बीसी की ओर आते हैं तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बात करते चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट मतलब वो राजा, एक क्रट राजा जो इन चारों दिशाओं को अपने कंट्रोल में लेकर आए, इन चारों दिशाओं पर रूल करे, भले वो उत्तर पथ हो, प्राच्य हो, प्रतीच्य हो, दक्षिण पथ हो, और एक ही रूल के थ्रू वो उसका पूरा साम्राज्य रहे। तो हम बात करते हैं एम्पायर बिल्डिंग की, और इस एम्पायर बिल्डिंग के लिए पहला इंपॉर्टेंट स्टेट क्राफ्ट का वर्क डेवलप होता है 4th सेंचुरी बीसी में, जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र।